नमस्कार। आज रचना कौशल राइटिंग स्किल में हमारा टॉपिक है निबंध लेखन। एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, ये मैं आपको आज सरल भाषा में समझाऊंगी ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का निबंध आ जाए आप उसको सही तरीके से लिख पाएँ और पूरे मार्क्स ले पाएँ। चलिए विद्यार्थियों, मैं समझाती हूँ आपको निबंध कैसे लिखना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि निबंध होता क्या है। देखो, ये एक गद्य रचना का भाग है। जैसे अपने हिंदी भाषा में दो रचनाएं होती हैं, गद्य और पद्य। लेकिन आप अपने भावों को पद्य में रचते हैं तो वो कविता कहलाती है, लेकिन अपने भावों को, अपने विचारों को गद्य में रचते हैं तो वो निबंध हो सकता है, कहानी हो सकती है, पत्र लेखन हो सकता है, एक अच्छा लेख हो सकता है। लेकिन गद्य की सबसे बड़ी जो रचना है और सबसे ज़्यादा मजबूत जो रचना है वह होती है निबंध, जिसके बारे में आप खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। बच्चों, निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार बंधा हुआ। निबंध में किसी विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। इस तरह से निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास में निबंध लेखन का अत्यधिक महत्व है। निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। गद्य का उत्कृष्ट रूप निबंध में ही मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि गद्य रचना में निबंध का स्थान सर्वोपरि है। हर व्यक्ति की निजी अभिव्यक्ति होती है, उसकी निजी सोच होती है और वह अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना चाहता है। इसलिए एक ही विषय पर अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। तो निबंध के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, आपको एग्जाम में टॉपिक देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसे जैसे दहेज प्रथा, ये एक विचारात्मक निबंध मिल जाता है। फिर कभी कभी जैसे भाव पर आधारित मिल जाता है, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इस तरह का निबंध मिल जाता है। या फिर कभी कभी आपको किसी स्थान जैसे मेरा गांव, इस तरह का वर्णनात्मक निबंध मिल जाता है। तो इस तरह से निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि निबंध के कौन कौन से प्रकार हैं। चलिए, निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अकादमिक दृष्टि से, मतलब आपकी पढ़ाई की दृष्टि से, निबंध के इन प्रकारों को बताया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे दे दे दशहरे का मेला, तो उसका वर्णन करके आपको लिखना होता है कि दशहरे का मेला। जैसे दे दे दीपावली, तो दीपावली किस तरह से मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, उसका पूरा वर्णन आपको लिखना होता है। या फिर बाढ़ का दृश्य दे दें तो उसका वर्णन आपको आंखों देखी घटना का वर्णन करना होता है। तो ये आते हैं सभी वर्णनात्मक निबंध में। फिर दूसरा होता है विवरणात्मक निबंध। तो इसमें किसी विशेष घटना, संस्मरण और काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है कि आपकी मनुष्य है, दिन रात सोचता रहता है, उसके विचारों की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कल्पना भी कर सकता है किसी विषय वस्तु के बारे में। तो कल्पना पर आधारित जो निबंध होते हैं वो भी काल्पनिक घटनाओं का वर्णन भी कर सकता है। मतलब सच्ची घटनाएं नहीं, काल्पनिक घटनाएं जो अपने मन में वह सोचता है कि कुछ भी सोच लेता है और उनको अपने विचारों में अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार के निबंध है वो विवरणात्मक निबंध होते हैं। जैसे कोई साहसिक कार्य किया, पर्वतारोहण किया, ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो सकता है, उसमें कोई युद्ध का वर्णन हो सकता है, पर्यटन घटनाएं हो सकती हैं। तो ये सभी बातों का विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत लिया जाता है। भावात्मक निबंध, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के टॉपिक आते हैं। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, या यदि मैं सैनिक होता, यदि मैं अध्यापक होता, तो इसमें आप अपने भाव व्यक्त करते हो, है ना। तो भावनाओं पर आधारित निबंध जो होते हैं वो भावात्मक निबंध कहलाते हैं। निबंधों के मन में ऐसे निबंधों के मन में उपजने वाली भावों का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है। जैसे द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि, है ना। तो सच्ची मित्रता एक टॉपिक दे दिया तो आप अपने भाव व्यक्त करोगे ना कि एक मित्र को कैसा होना चाहिए।
इस तरह से। फिर विचारात्मक, इस प्रकार के निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता होती है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अपने दृष्टिकोण व्यक्त करता है। तो लेखक की अपनी चिंतन शैली की प्रधानता होती है और वह अपनी चिंतन शैली के आधार पर संस्कृति के बारे में या राजनीति के बारे में या फिर कोई धर्म के बारे में अपने मन के भाव व्यक्त करता है। तो वो विचारात्मक निबंध होते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से बच्चों निबंध के 4 प्रकार मुख्य रूप से दिए गए हैं। फिर उक्ति या किसी कथन पर आधारित ऐसे निबंधों में मुहावरे, लोकोक्ति या कोई प्रसिद्ध पंक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जाती है ना। तो जैसे कोई भी दे दिया, जिसे कर भला हो भला, ये एक टॉपिक दे दिया और आप उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि निबंध एक गद्य रचना है और कोई विषय के बारे में लिखित अभिव्यक्ति प्रकट करना होता है उसके बारे में। तो आप खुलकर अपने विचार उसमें व्यक्त करते हो, ठीक है। फिर अच्छा निबंध लिखने के लिए आपको किन बातों पर गौर करना चाहिए, ये आगे देखने वाली बात है। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि अपने विचारों को क्रमानुसार सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए निबंध लेखन के पूर्व विषय पर भली भांति विचार करना चाहिए। एक सूत्रता के लिए सबसे पहले निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए और फिर उस निबंध की रचना करनी चाहिए। वो 3 भाग कौन से? सबसे पहले प्रस्तावना में क्या है, जैसे कोई टॉपिक दिया है, जैसे दे दिया मेरा गांव। मैं आपको पहले आसान टॉपिक से समझाना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर किसी भी प्रकार का विषय मिले उस पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। मेरा गांव दे दिया तो सबसे पहले आप बताओगे कि गांव होता क्या है। फिर प्रस्तावना में जैसे आप जहाँ रहते हो उस गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दोगे। फिर उसके बाद में दूसरे टॉपिक में ये आता है, उसका मध्य भाग आता है। उस मध्य भाग में आप पूरे गांव की विशेषताएं, उसका महत्व, गांव में रहने के फायदे, फिर आगे ये बताओगे कि गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं आजकल, ये सब बता दोगे। तो इस तरह से आप अपने विचार व्यक्त करोगे और अंत में आप उसका उपसंहार मतलब अंतिम भाग लिखोगे। तो उसमें जो भी आपने बताया उसका निष्कर्ष आपको शॉर्ट तरीके से लास्ट में बताना होता है। तो इस तरह से निबंध को पूरा किया जाता है। तो स्टार्टिंग प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए कि उसको पढ़ते ही पढ़ने वाले का मन ये करे कि आगे पूरा ही पढ़ता जाऊं। तो ये प्रभावशाली प्रस्तावना होनी चाहिए शुरुआत में। फिर निबंध लिखते समय आपको भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, इन बात का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको दे दिया जाए कि 70 से 80 शब्दों में निबंध लिखिए या फिर 100 से 150 शब्दों में निबंध लिखिए, तो वो शब्द सीमा ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। और भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करोगे आप। फिर विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। कई कई बार क्या होता है कि बच्चे बार बार एक ही वाक्य को बार बार दोहराते हैं, तो उससे सामने वाला पढ़ने वाला ऊब जाता है और वो निबंध आकर्षक नहीं लगता, प्रभावशाली नहीं लगता। इसके लिए एग्जाम में मार्क्स अच्छे से नहीं आ पाते हैं। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। एक बार लिखने के बाद उसको फिर से पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपने निबंध लिखा है उससे आपको संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटियां मतलब छोटी बड़ी मात्रा, पूर्ण विराम, कोमा, ये सब का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, शब्द स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो वो शुद्ध होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए, कहाँ विराम चिन्ह लगना है, कहाँ प्रश्नवाचक लगना है, कहाँ कोमा लगनी है, ये अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। जैसे कोई अच्छा मुहावरा या लोकोक्ति है तो उचित स्थान पर उनको भी रखना चाहिए ताकि आपका निबंध प्रभावशाली लगे। तो बच्चों, इन सब बातों का निबंध लिखते समय ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आशा आपको ये निबंध लिखने का तरीका समझ में आया होगा। फिर देखो, एक निबंध मैंने दिया है आपके लिए,
मेरा गांव। तो इसमें आपको ऐसे रूपरेखा मतलब संकेत बिंदु मिलते हैं, उनके आधार पर आपको निबंध बढ़ाना होता है। ठीक है, तो जैसे 6 7 के हो आप, तो आपको इस तरह के ही टॉपिक मिलेंगे, दीपावली, मेरा गांव, स्वतंत्रता दिवस। फिर जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो जैसे 8 9 के हो तो बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का टॉपिक मिल जाएगा। फिर दहेज प्रथा, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो इस तरह के 10 तक के टॉपिक मिलते हैं। फिर और बड़े हो गए आप, 11 12 में आ गए, तो आपको थोड़े और टफ, जैसे ओलंपिक, बीजिंग में ओलंपिक, या फिर और जैसे प्रधानमंत्री की योजनाएं, इस तरह से विचारणीय टॉपिक आपको मिल जाएंगे जैसे जैसे आप बड़े स्तर में जाओगे वैसे वैसे। तो आज मैंने आसान सा टॉपिक लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले दी है प्रस्तावना, फिर है परिचय, परिचय किसका, जो विषय है उसका। फिर उपजाऊ भूमि, मतलब ये गांव है इसके लिए। फिर गांव के लोग, फिर प्रगतिशील गांव, और फिर उसका अंत मतलब उपसंहार। और मुख्य रूप से 3 ही टॉपिक होते हैं, प्रस्तावना होती है, मध्य भाग होता है, और उपसंहार होता है। उपसंहार मतलब उसका अंत में निष्कर्ष लिखना। तो देखो, सबसे पहले एक पंक्ति से, एक लाइन से, एक उक्ति से शुरुआत की है ताकि आगे हम पढ़ें। तो गांधी जी ने कहा था भारत गांव में बसता है, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में मतलब स्टार्टिंग, निबंध की शुरुआत कैसे करें, ये आपको एक किसी प्रसिद्ध लाइन से करना है। गांव के बारे में दिया तो गांव के बारे में कहो, या किसी लेखक या फिर कोई महापुरुष, कोई विद्वान, कोई कवि, उनकी कोई लाइन, विचार, पंक्ति आपको मिल जाए, आपके ध्यान में आए, तो उससे शुरुआत करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रस्तावना में आपको इस तरह की बातें ध्यान में रखनी है। फिर देखो, जब मैं अपने गांव को देखता हूँ तो बापू की ये उक्ति मुझे याद आती है। फिर उसने अपने गांव का परिचय दिया, है ना, मेरा गांव का नाम चंद्रपुर है, तो ये परिचय में आ जाएगा पूरा। फिर देखो, आगे परिचय देने के बाद में उपजाऊ भूमि, तो फिर बता दिया कि गांव की जो ज़मीन है किस तरह से उपजाऊ है, वहाँ अन्न धन का अभाव नहीं है, बहुत सारी फसलें होती हैं, लोग वहाँ बहुत खुश हैं, खेती करते हैं, ज़्यादातर किसान हैं। इस तरह के वाक्य लिखकर आगे बढ़ाया, है ना। फिर देखो और क्या दिया है, अगला टॉपिक, गांव के लोगों का व्यवहार कैसा है, वहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, किस तरह से आपस में मेलजोल बढ़ा हुआ है, ये सब बातें गांव के लोगों के बारे में बता दी। फिर अगला टॉपिक क्या है, एक प्रगतिशील गांव। तो मेरा गांव मतलब एक प्रगतिशील गांव क्यों है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, दूसरी और कौन सी बातें मुख्य हैं जिसके कारण गांव प्रगतिशील है, वो सब जोड़ जोड़ कर आपको एक अच्छा स्कूल है, अच्छा विद्यालय है, अच्छा अस्पताल है, और बहुत सारी दुकानें हैं, है ना। तो ये सारी बातें जोड़कर निबंध को आगे बढ़ाना है। फिर अंत में इसका अंत करना है। तो अंत में देखो, मेरा गांव काफ़ी गतिशील है, किसान खेती के लिए आधुनिक साधनों और सुविधाओं के सभी साधनों और सुविधाओं से युक्त एक छोटा सा अस्पताल है। गांव में पंचायत घर में पुस्तकालय, वाचनालय की भी व्यवस्था है। तो ये प्रगतिशील गांव की विशेषताएं बता दी। और फिर अंत कैसे किया, सचमुच मेरे गांव में भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। तो ये इस तरह से इस वाक्य के साथ निबंध का अंत किया गया। तो आशा है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। और अभी आपको अगर कुछ टॉपिक मिले तो सबके संकेत बिंदु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार ये तो हर विषय के ही आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरे के जैसे दहेज प्रथा है, तो प्रस्तावना में उसकी दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। इस तरह से जितनी भी कुरीतियां हैं उनका नाम लिखते हुए दहेज प्रथा को भी एक सामाजिक बुराई आप बता दोगे। उसके बाद में दहेज क्या है उसका परिचय दोगे, दहेज किसे कहते हैं, दहेज एक बुरी प्रथा क्यों है ये बताओगे। फिर हमारे देश में उसकी स्थिति बताओगे, फिर इसके नुकसान क्या क्या हो रहे हैं वो बताओगे, और अंत में उसके निष्कर्ष के साथ कि हमें दहेज प्रथा को रोकना चाहिए। इस तरह से इस वाक्य के साथ उसका मतलब उपसंहार करोगे। तो आपको समझ में आया होगा
कि एक अच्छा निबंध लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज राइटिंग स्किल रचना विभाग के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन इसे पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। अनुच्छेद एक विचार होता है, एक भाव होता है जो कि वाक्य समूह में लिखा हुआ होता है। इसमें शब्द सीमा के भीतर ही विषय परिचय देना होता है, उसका वर्णन और निष्कर्ष उस विषय परिचय के साथ ही देने होते हैं। आपको मैंने निबंध लिखना सिखाया था। निबंध में जहाँ हम अलग अलग पैराग्राफ बनाते हैं, अलग अलग अनुच्छेद बनाते हैं, वहाँ अनुच्छेद लेखन में सिर्फ एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत वो सारी चीज़ों को हम समेटकर लिखते हैं, क्योंकि निबंध में हम अलग अलग बातों को अलग अलग पैराग्राफ के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में एक पैराग्राफ के अंतर्गत ही एक पूरी विषय वस्तु को समेट लिया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा अनुच्छेद लेखन और एक प्रभावशाली अनुच्छेद कैसे लिखें। चलिए सरल भाषा में आपको समझाने जा रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं सरल भाषा में अनुच्छेद लेखन कैसे लिखें और इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुच्छेद लेखन होता क्या है। और एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, 8 से लेकर 12 तक की एग्ज़ाम में अनुच्छेद लेखन आता ही है। इसके लिए इसको समझना हर स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम समझ लें सरल भाषा में कि अनुच्छेद होता क्या है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कि उस अनुच्छेद में, उस पैराग्राफ में किसी एक भाव को ही व्यक्त किया जाता है, एक विचार को ही व्यक्त किया जाता है और उस विचार पर ही बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य बनाकर उसके लिए लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं अनुच्छेद लेखन। दूसरे शब्दों में किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त अर्थात कम शब्दों में किंतु सारगर्भित, मतलब सारगर्भित क्या होता है कि वो उसका कुछ अर्थ निकले, संक्षिप्त होना चाहिए और उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। समझ गए बच्चों कि किसी घटना या दृश्य या किसी विषय वस्तु को हम कम शब्दों में और अर्थपूर्ण ढंग से उसको अपनी लेखन शैली में प्रस्तुत करें, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में एक विषय को ही हम उसके ऊपर ही चर्चा करते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। तो हिंदी में जहाँ अनुच्छेद कहते हैं वहीं इंग्लिश में हम उसे पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निबंध लिखते हैं वैसे ही अनुच्छेद भी लिखा जाता है, लेकिन निबंध में जहाँ हम 3-4 अनुच्छेद लिखते हैं, अलग अलग निबंध के अलग अलग पहलुओं के लिए अलग अलग पैराग्राफ हम लिखते हैं, वैसे अनुच्छेद में सिर्फ हम एक ही अनुच्छेद में उस विषय से संबंधित सारी बातों को एक ही अनुच्छेद में समेट लेते हैं। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो शब्दों की लिमिट 80 से 100 शब्द होती है, कभी कभी 120 भी दे दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर 80 से 100 शब्दों में ही आपको अनुच्छेद लिखना होता है, जो निबंध से छोटा होता है और एक ही पैराग्राफ में आपको उसका अलग से पैराग्राफ नहीं बनाना होता। एक ही पैराग्राफ में उस विषय से संबंधित सारी बातें लिखनी होती हैं, तो संक्षिप्त होना चाहिए। आगे देखो, अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। तो अनुच्छेद में मुख्य बात क्या कही गई है, या तो वो प्रारंभ में ही बता दी जाती है या फिर उसको निष्कर्ष के रूप में अंत में बताई जाती है। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। फिर अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए।
अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। तो कुछ मतलब जो आपको टॉपिक दिए होते हैं अनुच्छेद लेखन के लिए, टॉपिक किस तरह के होते हैं, जैसे विद्यालयी बच्चों की सुरक्षा, फिर जैसे हंसी का महत्व है, फिर या कल्पनात्मक भी हो सकता है, काश मैं पक्षी बन जाता, फिर जैसे ऐसे कोई घटना का, या फिर भाव प्रधान भी हो सकता है, विचार प्रधान भी हो सकता है, जब मैं जादू नगरी में पहुंच गया। और या फिर कोई पंक्ति या सूक्ति हो सकती है, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। तो इस तरह का मतलब पंक्ति हो सकती है, कोई किसी का महत्व, समय का महत्व है, हंसी का महत्व है, विज्ञान का महत्व है, ऐसे कोई भी पैराग्राफ बनाने के लिए आपको दिया जा सकता है, कोई भी विषय दिया जा सकता है, उसके लिए आपको संकेत बिंदु दिए जा सकते हैं। जैसे एक टॉपिक दे दिया कि हंसी का महत्व है, तो उसके लिए हंसी और मनुष्य का तनावपूर्ण जीवन, ऐसा एक बिंदु दे दिया। फिर हंसने का महत्व है, ये बिंदु दे दिया। फिर स्वस्थ तन और मन के लिए आवश्यक, ऐसा एक बिंदु दे दिया। कोई कोई अनुच्छेद में संकेत बिंदु दिए हुए रहते हैं, और कोई कोई अनुच्छेद में आपको अपने मन में ही वो संकेत बिंदु तैयार करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक एक चीज को पॉइंट में लिखोगे, वो निबंध में लिखने होते हैं, इसमें नहीं लिखने होते। बस उस संकेत बिंदु को मन में तैयार करो और उसके आधार पर एक अनुच्छेद लिख दो। अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। तो एक ही पक्ष पर बात करनी होती है। जैसे हंसी का महत्व दे दिया, तो हंसी के ही बारे में आपको उसका महत्व बताना होगा, उससे किस तरह से इंसान स्वस्थ रहता है, उसका मन स्वस्थ रहता है, ये सारी चीज़ें हंसी से ही संबंधित आपको लिखनी होगी। फिर भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि समीक्षक मतलब जो उसकी जांच करने वाला है या पढ़ने वाला है, आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि ये संक्षिप्त लिखना होता है और उस विषय पर आपको सारी बातें बतानी होती हैं, इसके लिए एक ही वाक्य को आप दोबारा लिखोगे तो ये संक्षिप्त नहीं हो पाएगा। जितने शब्द आपको दिए हैं उसी में उस टॉपिक को कंप्लीट करना रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। बिना मतलब का विस्तार ना करें, और लिखते समय कम से कम जो टॉपिक दिया है उसको ध्यान में रखें कि उसी के बारे में आपको लिखना है, उससे अलग आप नहीं जाएं। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। तो शब्द सीमा को ज़रूर ध्यान में रखें, और ऐसा करोगे तो आप ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिख पाओगे। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। तो उसमें एक रूपता का मतलब ये है कि आप जो बात लिख रहे हो उससे ही वो जुड़कर आगे वाली बात होनी चाहिए, उससे अलग टॉपिक पर आप बात ना करें, नहीं तो पढ़ने वाले का मन भटक सकता है और विषय को बीच में ही छोड़ सकता है। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। आवश्यक नहीं कि पंक्ति और सूक्तियों का प्रयोग करें, लेकिन अगर करोगे तो आपका अनुच्छेद, आपका पैराग्राफ ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, मतलब आपने इस अनुच्छेद के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की, ये अंत में उसका जिक्र जरूर होना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। चलिए बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा अनुच्छेद कैसे लिखें। और अधिक समझने के लिए एक उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखिए कि एक अनुच्छेद को किस तरह से लिखा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये एक सूक्ति है, एक वाक्य कहें, सूक्ति कहें, एक पंक्ति है। तो इसके इर्द गिर्द ही आपको ये बताना है। इसमें संकेत बिंदु नहीं दिया हुआ है, बल्कि अगर देना चाहते तो दे सकते थे कि समय का महत्व है, समय
से पहले काम निपटाने पर इंसान मानसिक रूप से तनाव से मुक्त हो जाता है। ऐसे करके आप 2-4 संकेत बिंदु भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है संकेत बिंदु तो आपको अपने दिमाग में वो संकेत बिंदु तैयार करने हैं और उस आधार पे आपको पूरा समय के बारे में लिखना है। समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर किए गए कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। तो समय निकल जाने पर पछतावा होता है। ये एक बिंदु दिमाग में तैयार किया और उस पर 2-4 सेंटेंस लिख दिए। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, मतलब अब ये बताया कि समय पर काम करने के फायदे क्या होते हैं, लेकिन उसके लिए अलग पैराग्राफ नहीं बनाया, एक ही पैराग्राफ में सब बातों को शामिल किया है। वही आगे चलकर सफल व उन्नत व्यक्ति बन पाता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने इसे अपने दोहे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैंने ये वाला पैराग्राफ इसलिए लिया ताकि आपको ये बता सकूं कि पंक्तियां और सुक्तियां डालने से आपका अनुच्छेद और प्रभावशाली होगा और आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कबीरदास जी की ये पंक्तियां हैं जो कि अनुच्छेद को और ज़्यादा अच्छा बना रही हैं। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए समय का महत्व पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद न करके आगे अपने कार्य पर विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। तो ये इसको निष्कर्ष के रूप में समय का महत्व भी अच्छे से समझाया है। तो इस तरह से यह आपका अनुच्छेद अच्छा बन गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो को पूरा सुना है और आपको अच्छा लगा है। और अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो बेझिझक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम आपका बताना हमें समझ में नहीं आता है, तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे सीखने को और कुछ सीखना है। ज़रूरी नहीं कि मैं अपने बड़ों से ही सीखूं, आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू।